जनगणना नीतीश कुमार ने कराई। इस जातीय जनगणना में सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? नीतीश कुमार, भाजपा, तेजस्वी यादव सभी ने मुकेश सहनी के साथ छल किया है। हमारा वो जात जो है वो तो पैसा लेके वोट दे देता है मलाह को। इतना बड़ा वोट बैंक, इतनी बड़ी ताकत नीतीश कुमार के बाद भाजपा को कभी नहीं मिली। चुनाव कभी भी हो, मैंने तो 2040-45 तक भी चुनाव प्रचार हुआ तो राजभवन और नगमा फिक्स है। एकदम आके चुनाव पे हेलीकॉप्टर पे कौन घूमते? नगमा जी हैं। नगमा जी। जबकि सच्चाई है कि नगमा जी का कभी करियर खत्म हो गया, वो पहचानता भी नहीं होगा दर्शकों, लेकिन नगमा है तो नगमा है, देखने जाना भाई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं लगातार खबरों की चीड़फाड़। नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार का ज्यादा फोकस 24 पे है? तैयारी 24 की है लेकिन ध्यान 25 पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार बयान दे रहे हैं, चर्चा इंडिया गठबंधन की हो रही थी, वो सभी चर्चा अब दरकिनार हो चुका है। ये चर्चा अब चलने लगी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चा इस बात की होने लगी है कि कुर्सी किसे दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के पिछले 3 दिनों के अगर आप बातचीत करेंगे तो 3 दिनों में जिस प्रकार से उनका लहजा बदला है, चाहे मोतिहारी वाला प्रकरण उठा लीजिए या फिर समय समय पर नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी इंडिकेट करते रहती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें समाप्त हो चुकी हैं, इन बैठकों को दरकिनार करते हुए, इन बैठकों के बारे में चर्चा न करते हुए बिहार का अगला मुख्यमंत्री और बिहार का कुर्सी किसे सौंपेंगे, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच में इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस वक्त शामिल है, जीतन राम मांझी शामिल है। अब अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। चिराग एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के लिए पूरे बिहार भर का दौरा कर रहे हैं, पूरा भीड़ जुटा रहे हैं, उधर मुकेश सहनी, अगर बातचीत करें, किसी भी गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल नहीं है, लेकिन समय समय पर कभी इंडिया गठबंधन की चर्चा कर देते हैं तो कभी एनडीए गठबंधन में अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम जब थे तब क्या मजबूती थी। देखिए, पंचनामा आज का हमारा इसी से संबंधित रहेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। पंचनामा में नीतीश कुमार ने जो इशारा किया है, ऐसे में चिराग पासवान और मलाह की लॉटरी कैसे लगी है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। नीतीश की बेचैनी से चिराग मलाह की लॉटरी लग गई है। सर, नीतीश की बेचैनी से इन दोनों को लॉटरी कैसे लगी है? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी राजनीति को जो रसातल में चली गई है, उसको उठाने को लेकर विभिन्न पैंतरे कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, अलग अलग तरीके के समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्कीम्स लेके आ रहे हैं। ये केवल उन्हीं की राजनीति को इफेक्ट नहीं करेगा जी। आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने कराई। इस जातीय जनगणना में सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? यादव समाज को। यादव समाज को जी। एक बहुत बड़ा वोट बैंक उभर कर सामने आया। तेजस्वी यादव, लालू यादव की राजनीति को, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुरंत ये वोट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन दिमाग में तो चला गया ना, यहाँ से लेकर अंतिम व्यक्ति बिहार के तक, यूपी तक भी है कि बिहार में सबसे बड़ी जाति यादवों की है और यादवों के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है जी। इस बात को तो आप तोड़ नहीं पाइएगा अगले जनगणना तक। अगले जनगणना में थोड़ी यादव घट जाएगा। कहने का मतलब कि अब अघोषित तौर पर ये दबदबा और दबाव रहेगा तेजस्वी यादव का कि वो बिहार का सबसे बड़ा नेता है। नीतीश ने एक नुकसान भी करा लिया जाति जनगणना में। कैसा नुकसान? कुशवाहा जाति के लोग उनसे अलग हो गए, नाराज हो गए जी। उनकी जनसंख्या को लेकर विवाद हो गया है जी। तेली, धानुक, माली, चंद्रवंशी सभी नाराज हो गए। वो कैसे सर? सभी जाति कम है उनके हिसाब से। इसका निगेटिव फायदा किसको मिलेगा? तुरंत नीतीश कुमार को। बिल्कुल। तुरंत पुतला फुकाने लगा। नीतीश कुमार को अब तक इन 2 पॉइंट में से किसी में फायदा तो नहीं हुआ जाति जनगणना का। हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की छवि एक समावेशी नेता के तौर पर उभरी है जी। जो तथाकथित फायदा ठाकुर का कुआं कविता से मनोज झा उठाने की कोशिश करते हैं अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, उसी तरीके का एक स्वांग इस जातीय जनगणना से नीतीश कुमार भी परोसते हैं। और उसका फायदा बिहार में न हो, बिहार को न हो, बिहार के नेताओं को न हो, लेकिन बाहर इसका फायदा नीतीश कुमार को होता है जी। कांग्रेस जैसे दल ये मानते हैं नीतीश कुमार के पास एक विजनरी
सोच वाला राजनीतिक दिमाग है। प्रियंका गांधी का मानना, कांग्रेस का कहना कि अगले राज्यों में जहाँ जीतेंगे वहाँ कराएंगे, ये साबित करता है कि ये वोट बैंक को आकर्षित करने का एक बड़ा जुमला हो सकता है। 15 लाख की तरह जातीय जनगणना। जी 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 जी। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के इस बेचैनी का, इस हड़बड़ाहट में लिए गए फैसले का, इस राजनीति को अपने उभारने का जो तिकड़म लगाया उन्होंने, उसका फायदा और नुकसान दोनों हुआ जी। उन्हीं को नहीं, बिहार के अन्य राजनीतिज्ञों को भी। तो नीतीश कुमार की इस बेचैनी का फायदा तेजस्वी और चिराग और मल्लाह को क्यों नहीं हो, सबको होगा। तेजस्वी यादव को तो इंस्टेंट फायदा हो गया, मल्लाह और चिराग को इसका लॉन्ग टर्म फायदा होने जा रहा है। बताते हैं कैसे। पहले तो हम चिराग की बात कर लेते हैं, या पहले मैं मल्लाह की बात कर लेता हूँ। देखिए, बिहार में कागज पर सबसे बड़ी जाति यादवों की जाति, अब कागज पर उससे छोटी जाति, उससे जस्ट छोटा दूसरे नंबर का वोट बैंक कौन है? आप कहिएगा रविदास है, रविदास जी। आप कहिएगा कि चिराग पासवान की जाति, नहीं, ऐसा नहीं। 9 से 10% के आसपास कागज पर बिहार सरकार के हिसाब से मल्लाह समाज है जी। नोनिया बिन बेलदार, ये सब मिलाकर 10% होते हैं जी। अब ये एक साथ ही अपना नाम लेते हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह में इन्हें अपना नेता मिल चुका है। और भी नेता हो सकते हैं, लेकिन बिहार में इतने सारे नेता होने को चलते निषाद समाज के, फिर भी मुकेश सहनी का सिक्का सबसे बुलंद क्यों रहता है? भाजपा हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सभी क्यों भाव देते हैं इतना मुकेश सहनी को? क्योंकि उनके पास सोच है, उनके पास समाज है, वो समाज को एकजुट करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। गठबंधनों को छोड़ने के लिए, सरकारों को तोड़ने के लिए, अंतिम समय में अपना फायदा नुकसान बिना देखे हुए गठबंधन छोड़ कर जाने और गठबंधन करने का दम मुकेश सहनी रखते हैं। आज भी जिस वक्त आप ये चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त मुकेश सहनी लगातार पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में घूमकर मल्लाहों को शपथ दिलवा रहे हैं कि वो अब केवल अपने जात के विकास और जात के नाम पर वोट करेंगे। इतना सघन जनसंपर्क आज तक किसी ने नहीं किया था जी। ये जान लीजिए जी। कहने के लिए घूम रहे हैं प्रशांत किशोर भी। अच्छा चलिए, एक बात हुआ है, पैरासाइट और प्रशांत टेंट लगवा के, एसी लगवा के, फलना ढिमका गाजा बाजा एकदम, इतना तो नीतीशो कुमार नहीं घूमते। इतना तो चिरागो पासवान को लोग कहता था कि फॉरेनर है, वो भी नहीं करते हैं। धूल फाकते हैं, पसीना बहाते हैं। तेजस्वी यादव कहता सब चार्टर में केक काटते हैं। हमने तो नहीं देखा कभी इस तरीके का तंबू और टेंट लगा के तेजस्वी यादव को जनसंपर्क करते हैं। वो भी धूल फाके हैं, जाते हैं तो शीशा नीचे नहीं करते हैं, इसी से माला चढ़वा लेते हैं। प्रशांत किशोर एकमात्र नेता ऐसे हैं जो देह पर मैंने धूल नहीं लगने देंगे। क्या छोड़िए, इसमें फिर बोलेंगे तो फिर लोग कहेगा प्रशांत किशोर का समर्थक सब। आपको इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अरे लेना कौन चाहता है इंटरव्यू? कौन लेना चाहता है इंटरव्यू? हमने ऐसे ही उनका चीरफाड़ कर दिया। जरूर हर उस लायक का नेता होगा लेवल का, तब ना नहीं उनका इंटरव्यू जी। कहने का मतलब कि अब मैंने मल्लाह की बात हम कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने लगभग सारे बॉक्सेस टिक किए हैं। हर तरह से उन्होंने जनता जो उनके वोटर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। एक आरोप लगता है कि टिकट मिलता है तो सब मल्लाह को काहे दे देते हैं। उसी के चलते टूट कर एक पार्टी अलग भी बनी थी, बीएसपी, पता नहीं नामों ने, वो आजकल कोई नहीं मिलता उनका, कहाँ गई क्या हुई। ये साबित करता है कि मुकेश सहनी के समानांतर जल्दी कोई मल्लाह नेता खड़ा नहीं हो पाएगा। भाजपा ने प्रयास किया हरीश सहनी को बनाने का, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं है। अभी तक कोई रिजल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ हुआ क्या कि मुकेश सहनी की भीड़ टूट के हरीश सहनी की तरफ चली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार, भाजपा, तेजस्वी यादव सभी ने मुकेश सहनी के साथ छल किया है, लेकिन मुकेश सहनी आज भी खड़े हैं। ये साबित करता है कि मुकेश सहनी के साथ सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया की है, वो है उनका जात, जमात, उनका वोट। और उस वोट बैंक को मल्लाह का बेटा हेलीकॉप्टर से उड़ता है तो मल्लाह को खुशी होती है। ये वो बात नहीं है कि यादव जी एकदम उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर से या नीचे यादव खुश हो रहा है, नहीं। यादव समाज तो आगे की पंक्ति में खड़ा है। मल्लाह समाज तो हेलीकॉप्टर ही देखा है, वो हेलीकॉप्टर पर मल्लाह क्या देखेगा? अब वो हेलीकॉप्टर के साथ मल्लाह देख रहा है बैठा हुआ, तो वो सोचता है कि मेरा भी बेटा मल्लाह है, वो भी बैठ सकता है उस हेलीकॉप्टर पे। अब ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। पूर्व के समय में शायद जब यादव जाति प्रताड़ित कहीं जाती होगी, तब ऐसा लालू यादव करते होंगे, तो ऐसा ही
उनके समर्थक लोग, जो जनता, उनके वोटर्स हैं, वो लालू यादव देखते कहते अरे देखो यादव का बेटा है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। तब आज वो बात नहीं, आज यादव जाति काफी संपन्न जाति है, लेकिन मलाह आज भी वही है। तो वो कितना बड़ा फील देता होगा समझिए आप, छाती चौड़ी करता होगा जी। अब ये बात जब कह दी भाजपा के एक नेता ने बड़े कि तुम्हारा भूजात जो है वो तो पैसा लेके वोट दे देता है मलाह को, तो ये मुकेश सहनी को ईगो को हर्ट किया। ये बंद कमरे की बात है, देखिए मेरे इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि ममन जी ये बंद कमरे की बात थी, लेकिन दुख हमको हुआ, इसलिए हम गंगा जल लेके घूमे। हर मल्लाह गंगा जल का लेगा प्रतिज्ञा और कहेगा कि मैं वोट नहीं बेचूंगा, किसी को नहीं बेचूंगा, मैं केवल अपने जात के उत्थान के लिए वोट करूंगा। और ये बड़ी बात है जी। और आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार हो, भाजपा हो या तेजस्वी यादव ही हो, जिन्होंने तथाकथित रूप से पीठ पे छुड़ा गोपाता मलाह के, ये सारे लोग भाजपा समेत मुकेश सहनी को वापस लाने में लगे हुए। अब यहां देखिए गेम क्या जी। मुकेश सहनी का वोट तो है, मुकेश सहनी की पार्टी भी है, दोनों गठबंधनों में रह भी चुके हैं, आपने उन्हें मंत्री भी बनाया, एमएलसी भी बनाया, आपने उन्हें राज्यसभा भी लड़ाया, लोकसभा भी लड़ाया, विधानसभा भी लड़ाया, टिकटें भी दी अच्छी खासी दोनों गठबंधनों ने। तो इनका तो सिक्का तो उससे नीचे नहीं जाएगा ना ग्राफ। और अब वो कह रहे हैं कि अब हमको सीएम डिप्टी सीएम चाहिए, अब मलाह का बेटा जब सीएम बनेगा तबे आरक्षण अपनी जाति को दे पाएगा, तुम लोग नहीं दोगे। अब मुझे बताइए कि ये शर्त जो है मलाह की, मुकेश सहनी की, इस शर्त को तो मानना होगा ना। और जातीय जनगणना में बेचैनी में नीतीश कुमार ने जो किया है, इसका फायदा तो सीधे मुकेश सहनी को हो गया। मुकेश सहनी को हो गया। अरे 14-15% वो अपना वोट कहते हैं, 10% तो है ना जी। जी जी, कागज पर 10%। कहने का मतलब कि राजपूत, भूमिहार, तेली और माली और कहीं ना कहीं चंद्रवंशी वाला हाल तो नहीं ना हुआ, कुशवाहा वाला घट गया, इतना घट गया कि मतलब अब बुझाई ना कि क्या करें। उनका तो बड़ा है, अब आपको देना पड़ेगा वो हक। आपको मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में लेना है, दोनों में से दोनों गठबंधन बेचैन है मुकेश सहनी को लेने के लिए वापस। भाजपा ने इतना उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भाजपा भी बेचैन के वापस आ जाते हैं। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस वोट बैंक के पीछे दोनों गठबंधन पड़े हुए हैं, और इस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए आपको मलाह को डिप्टी सीएम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर 24 में आपके साथ रहते हैं और उस ईमानदारी से 25 तक रह जाते हैं, तो 25 में आपको इनका वोट लेने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको इन्हें एक बड़ा पद देना होगा। यानी डिप्टी सीएम, सीएम में से एक तो देना ही पड़ेगा, वो खुद मांग रहे हैं जी। और अब मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। अब ये परिस्थितियां बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा चिराग पासवान पर बढ़ते हैं। ये चिराग पासवान, भाजपा ने जो 2020 वाला खेल हुआ था, उसमें भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण हथियार थे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसी रणनीति अपनाई कि मतलब बंदूक काम खत्म तो बंदूक भी खत्म। नीतीश कुमार को कमजोर कर लिया, भाजपा को लगा अब तो नीतीश कमजोर हो गया, अब हम फरिया लेंगे इनको। तो बंदूक कभी कभी देखिएगा विलन रख देता है, हाथ से मारने जाता है हीरो को, जब तो कमजोर हो गया अब इसको मारेंगे, तो उसी में लगभग पासा पलट जाता है। और फिर जब जैसे ही चिराग पासवान को साइड करके भाजपा लड़ने गई नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार ने फटक दिया। तब दिमाग आता बंदूक खोजने कहाँ है, बंदूक तो कहीं और रखा गया आपका। फिर भाजपा ने बहुत बड़ी रणनीति के तहत, बहुत मान मनोबल के बाद चिराग पासवान को अपने साथ लाया। इस चिराग पासवान को साथ लाने में भाजपा को कितना तेल जलाना पड़ा, इस बात को इसी समझिए कि जो बिहार के कई चुनाव हैं उनमें भाजपा के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े बीच के फेज में। जी जी जी। और फिर एमएलसी चुनाव में वो लड़ने की, उपचुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मैंने मुंगेर से जो सीट थी वहाँ की, उस सीट से तो वो प्रत्याशी खोज रहे थे और प्रत्याशी मिल भी गया था लगभग, लेकिन अंतिम समय में भाजपा ने उनको अप्रोच किया कि ना 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 ना, हाँ रुकिए, आप काहे लड़िएगा महाराज, जैसे ही हम लोग लड़ाई में पिछड़ गए हैं, यदि छोड़ दिए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप। तो सपोर्ट किया उन्होंने, और मोकामा वाली सीट पे आपने देखा कि लड़ाई अच्छी हुई, गोपालगंज में जीत हुई, फिर कुढ़नी में देखा आपने सपोर्ट किया उन्होंने, और फिर एमएलसी चुनाव में सपोर्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं चिराग उस उपचुनाव के बाद से भाजपा के साथ ऑफिशियली हो गए। एक बड़ा विवाद रहा कि चाचा की पार्टी क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो सारे सांसद अपने से बता दिए कि उनकी आस्था किधर है।
एक एक सांसद जाके मतलब मिल लिए उनसे, खाली अब प्रिंस राज और चाचा छोड़कर, खाली बधाई जाके दे दिए तो मतलब और उसके बाद बचा कुचा कसर एनडीए की बैठक में पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरीके से चिराग पासवान आए और उनको एक्सेप्ट कर लिया नरेंद्र मोदी ने, ये इशारा था कि देखिए सभी लोग अपनी जगह पर हैं, लेकिन चिराग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चिराग महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार के जातीय जनगणना में चिराग पासवान की जाति नंबर 2-3 पर आती है। जी यानी यादवों के बाद एक बड़ी जनसंख्या इस जाति की है, और इसमें अगर माझी जी की जाति या बाकी दलितों को जोड़ दिया जाए, ईबीसी को जोड़ दिया जाए, और सवर्णों में जो इंटरेस्ट जगह है चिराग को लेकर, एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं वो लोग। देखिए सवर्ण तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात मैं बता दूंगा। जी जी मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत समावेशी लोगों से बात की, और इनफैक्ट मैं तो ये कह सकता हूँ कि नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन राजद के एक नेता है सवर्ण, वो भी कहते हैं कि हम कभी कभी तेजस्वी को वोट देने से सोचने लगते हैं जाति दबाने तो, जबकि हम उस पार्टी में हैं और अच्छे पद पे हैं, जी इनको सोचना पड़ जाता है, मॉब लिंचिंग कर देगा लोग। नहीं सोचिए कितनी बड़ी बात कहना है। जी और ये साबित क्या करता है कि साबित करता है कि परिस्थितियों में और विकल्प के तौर पर, माने नेचुरल चॉइस नॉर्मल चॉइस नहीं हो सकते चिराग, लेकिन इसके बदले ये के तौर पर चिराग पासवान नंबर 1 पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी तो कौन? तो चिराग। चिराग पासवान, बिल्कुल। तेजस्वी तो कौन? तो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। तेजस्वी तो कौन? तो मुकेश सहनी तो चिराग। यही ना दिख रहा है। नीतीश तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी तगड़ी लगी हुई है कि नीतीश कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जहां जाएंगे वहां भी लगता है कि नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन उनका भ्रम बनाने का अपना तरीका है। माथा पर 24 घंटा काला बादल लेके घूमते रहते हैं, कब बरसात करा देगा, करा देगा, तो भ्रम रहता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का वोट बैंक, उनका एक फेस वैल्यू, और जो भाजपा से अलग हटकर जो मेहनत उन्होंने किया पूरे बिहार में घूमकर युवाओं को आकर्षित किया, निश्चित तौर पे एक फिल्म स्टार रहे हैं तो वो आकर्षण भी है। फिल्म स्टार वाला वैल्यू बिहार में कितना काम करता है, समझ लिए कि चुनाव घोषणा होने से पहले राज बब्बर और नगमा को फिक्स कर दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव को अभी भी हो, बोले तो 2040-45 तक भी चुनाव प्रचार होगा तो राज बब्बर और नगमा फिक्स है। एकदम आके चुनाव पर हेलीकॉप्टर पे कौन घूमते? नगमा जी हैं। नगमा जी हैं। जबकि सच्चाई है कि नगमा जी का कब एक करियर खत्म हो गया, वो पहचानता भी नहीं होगा दर्शकों, लेकिन नगमा है तो नगमा है, देखने जाना भाई, भीड़ जुटाना है, ये चलता है। और इसी कारण से चिराग पासवान का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाता है। भाजपा भी इसको मानती है, जानती है अच्छे से, इसलिए भाजपा चाह कर भी चिराग पासवान को छोड़ नहीं पाती है। और इस बार चिराग पासवान का माने मकसद क्या है वो तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 देखिए 24 का चुनाव तो मोदी जी का चुनाव है, वो चिराग का चुनाव है नहीं। उस पर हमको लगता है तैयारी भी उतना जो ज्यादा क्यों तैयारी करेंगे भाई? उनको पता है कि सर्टेन सीटें हमें लड़नी है, सर्टेन से प्रत्याशी तय है। इनकी पार्टी के किसी भी नेता को चिराग पासवान के 24 में टिकट नहीं मिलने जा रहा है। सब तय है कि कौन किसको लड़ना है, परिवार के सदस्य अपनी तैयारी अंदर अंदर कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भ्रम में है कि हमको मिल जाएगा टिकट, हमको मिल जाएगा, वो 25 का सोचे हैं। 25 में ही चिराग पासवान कुछ दे सकते हैं, 24 में असंभव है, उनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं। अब 25 की बात जहाँ तक है तो चिराग पासवान तब तक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 24 के चुनाव को भी वो एक प्रिपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इतना बड़ा वोट बैंक, इतनी बड़ी ताकत नीतीश कुमार के बाद भाजपा को कभी नहीं मिली है बिहार में। 15 के चुनाव में पर्दे के पीछे तो कहा था कि ओवैसी को, पप्पू यादव को, मैंने अखिलेश सिंह को, मुकेश सहनी को, सबको इस्तेमाल उन्होंने किया था। लेकिन बिहार में चिराग पासवान वाली ताकत भाजपा को कभी नहीं मिली। मैं ये भी बात स्पष्ट बोल दूं कि चिराग पासवान का अपने दम पे बिहार में कुछ नहीं होना है, अकेले कुछ नहीं होना है। गठबंधन में रहेंगे तभी कुछ होगा, तारापुर खुशहाल हाल हो जाएगा। तो अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं तो ये मगरमच्छ पानी में है, और तब इसको वहां से हिला पाना असंभव है। इसकी ताकत चौगुनी पचगुनी हो जाती है। और वही हाल है कि चिराग पासवान के वोट बैंक और इन सबको अगर आपको लेना है, तो मैंने कल परसों इशारे में कहा था तो दर्शक पकड़ लिए थे, बहुत तेज दर्शक है हमारे पंचनामा के। हाँ सर, आपने तो इशारे में घोषित कर दिया कि भाजपा चिराग को आगे करके 25 का चुनाव लड़ेगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो मुकेश सहनी और चिराग पासवान को आगे करके भाजपा चुनाव लड़ जाएगी। और नहीं, अगर मुकेश सहनी को भाजपा लेगी साथ में तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी भाजपा से,
इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है 25 में। जी। लेकिन भाजपा अगर पत्ते सही खेले, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान इन लोगों को आगे करे तो भाजपा को बहुत तगड़ा फायदा हो सकता है। सहनी को लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी, या फिर 25 सब सेट है। भाजपा ने बहुत पहले सहनी को ऑफर कर दिया है। सहनी को उससे ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो पूरा बिहार घूम घूम के उत्तर प्रदेश हंगामा मचाए हुए हैं। उनको उसके अलावा 25 की गारंटी चाहिए। यही बात चिराग पासवान को भी चाहिए कि 25 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये बात बताइए। डिप्टी सीएम थोड़े चिराग बनेंगे, ये बात समझ लिए। देखिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन चिराग डिप्टी सीएम पर एग्री नहीं कर सकते। तो अभी से मुख्यमंत्री का ही पूरा नारा वारा लगता है। और यही भाजपा और मुकेश चिराग पासवान के बीच डिफरेंसेस हो सकता है। फिर नीतीश वाली गलती भाजपा नहीं करना चाहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को चिराग से बढ़िया चेहरा भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस भ्रम में है कि मैंने सम्राट चौधरी को आगे कर दे, कोई कह रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी को कह दे, कोई फलना को ले, ढिमका को ले, जिसको टिकटें नहीं मिल रहा है उसको कह रहा है कि सीएम बना देंगे। सम्राट चौधरी तो कोलेट्रल डैमेज हो, तो जिस दिन नीतीश कुमार या कोई और रास्ता आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। शहनवाज हुसैन की भी चर्चा चली थी बीच में। संभव नहीं है, भाजपा इतनी हल्के फैसले नहीं लेगी। मोदी जब फैसला लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में चौंका दिया सबको ना। जी। कौन कहा था, कहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ गया कई लोगों को, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ गया, शपथ ग्रहण से पहले हॉस्पिटल है। तो यहाँ बिहार में भी ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि भाजपा को अगर पार पाना है नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से सम्मिलित तौर पर, तो उन्हें एक बड़ा रिप्लेसमेंट लाना होगा, और वो रिप्लेसमेंट चिराग पासवान ही हो सकते हैं। और किसी में फिलहाल मुझे उतना वो ताकत उदम नजर नहीं आ रहा है, वो पावर नजर नहीं आ रहा है जो अट्रैक्ट कर सके लोगों को। और भाजपा भी समझ रही है, ये बात मोदी समझते हैं। मोदी के फैसलों को राज्यों में कुछ हद तक प्रभावित कर देते हैं राज्य इकाइयाँ, और इन राज्य इकाइयों पर अगर अंकुश लगा दे नड्डा या अमित शाह या मोदी खुद, तो फैसले बहुत सटीक लिए जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर भ्रमित किया गया, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं जाके सब बोलता था, और नीतीश कुमार पलट गए तो नुकसान हुआ ना। सभी लोग फेंका के कहा, बिल्कुल जितने लोग मंत्रालय में थे, कैबिनेट में थे नीतीश कुमार के, सब लोग फेंका के लोग। डिप्टी सीएम को पूछ भी नहीं रहा है। जो तब डिप्टी सीएम थे, आज मंच पे जगह नहीं मिलता है। यही हाल है भाजपा का। हवाई जहाज से चढ़े कहीं और उतरे तो सरकार से गायब थे। टेम्पू से जाना पड़ेगा घरे। चलिए, तो नीतीश कुमार की बेचैनी से चिराग और मल्लाह की जो है वो लॉटरी लग गई है। पंचनामा में पूरी बातों का चीरफाड़ कर दिया गया है। अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।